वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एनआरआई कैंडिडेट्स की, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई कैंडिडेट्स के ऊपर हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। आज उन सारी क्वेरीज को, उन सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरीके से आपके समक्ष पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज, आपके सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो से आंसर्ड हो जाएं। क्या आप जानते हैं 200 से 250 मार्क्स पर भी अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो आप अपने आप को कितना धन्य मानेंगे? मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही बात कर रहा हूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आपको 200-250 मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना है तो आपको सिर्फ एनआरआई कोटे के तहत ही मिल सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा कि एनआरआई कोटे के तहत आपको 200 से 250 मार्क्स पर, इस लो मार्क्स पर भी आपको एनआरआई कोटे के तहत सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब भारत में ज्यादातर राज्यों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वहां पर एनआरआई कोटा नहीं है, मगर कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं जहां पर एनआरआई कोटा अवेलेबल है। तो वो कौन से राज्य हैं, कितनी सीट्स हैं और ये एनआरआई कोटा क्या होता है, जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पर एनआरआई कोटे के तहत हम कैसे एडमिशन पा सकते हैं, हम ये सारी बातें आज विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा जो एनआरआई कोटे में आपको लगाने हैं, साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस राज्य में कितनी सीट्स हैं, एनआरआई होता क्या है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकी फीस भी बताऊंगा, काउंसलिंग कैसे होगी उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको बताने के लिए कि एनआरआई कोटे का जो बजट है वो लगभग 90 लाख से 1 करोड़ तक का होता है सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर। एनआरआई कोटे में एडमिशन लेने के फायदे ही फायदे हैं, या यूं बात करो कि एनआरआई होना अपने आप में एक फायदा है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, आप एनआरआई हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही किसी भी सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन पा सकते हैं बड़ी कम फीस पर। यदि आपके मार्क्स मिड रेंज में हैं तो आप 80 से 90 लाख के बजट के बीच में किसी भी डीम्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। पर यदि आपके जस्ट पासिंग मार्क्स हैं, आपका लो स्कोर है, आपने नीट जस्ट क्वालिफाई किया है, तो एनआरआई कोटे के तहत आप 90 से 1 करोड़ के बजट में सरकारी मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं एनआरआई कोटे के तहत। ये सारी बातें आज हम विस्तार से करेंगे, एक एक करके मैं सारी बात आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अब मैं आपको समझाता हूं एनआरआई कौन होता है, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन हम किसको कहते हैं। NRI means a non-resident Indian as defined under Income Tax Act. Read with Foreign Exchange Management Act, Foreign Exchange Management Act FEMA भी कहते हैं इसको। अब क्या कहता है Income Tax Act? As per Income Tax Act, non-resident means a person who stays outside India for more than 182 days during the preceding financial year. यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन से अधिक अगर वो रहा हो। किस लिए रहा हो? For taking up employment outside India, for carrying on business outside India, for any other purpose as indicated intention to stay outside India for an uncertain period। यानी व्यापार, जॉब या ऐसा कोई कार्य जिससे यह मालूम पड़ता हो कि वो एक अनिश्चित काल के लिए विदेश में प्रवास करेगा। An Indian citizen or a foreign citizen of Indian origin who has stayed abroad for employment, carrying out business for other purposes for 183 days or more is a non-resident Indian, right? मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि एनआरआई कौन होता है। फेमा के रूल्स क्या कहते हैं? द टर्म एनआरआई इज डिफाइंड अंडर फेमा रूल्स, यानी फेमा माने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात हो रही है। अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय नागरिक है, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसे हम पीआईओ भी करते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी कहते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनआरआई। अब जैसे ये वर्ड आया पीआईओ, पीआईओ किसे कहते हैं? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कवर नहीं है। इफ ही एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
और ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यानी पिता माता या ग्रैंड पेरेंट्स वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय थे बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955, और ही इज अ स्पाउस यानी पति या पत्नी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। इसे हम पीआईओ कहते हैं, भारतीय मूल का व्यक्ति। यानी एनआरआई हम किसे कहेंगे? जो 183 दिन से ऊपर भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय अगर विदेश में 183 दिन से ज्यादा रहता है तो हम उसको एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। अब पहले मैंने आपको एनआरआई की डेफिनेशन समझा दी, अब बताता हूं कि एनआरआई कोटे का लाभ किसको मिल सकता है। एनआरआई कोटे का लाभ किस किस को मिल सकता है? एनआरआई कोटे के बेनिफिट्स मिलेंगे एक तो फॉरेन नेशनल्स को, एक एनआरआई ओसीआई पीआईओ कैंडिडेट्स को, चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई को, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को। अब ये एक एक करके आपको समझाता हूं ये है क्या, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आई एम गिविंग यू वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, आपको यूट्यूब पर ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। फॉरेन नेशनल्स, आपने देखा होगा फॉरेन नेशनल माने विदेशी मूल का ही व्यक्ति। एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर 7 सीटें ऐसी हैं जो फॉरेन नेशनल्स के लिए रिजर्व्ड है। एएफएमसी पुणे की बात करें, एएफएमसी पुणे में 5 सीट ऐसी हैं जो फॉरेन नेशनल के लिए रिजर्व्ड है। इन सीटों पर एनआरआई का भी एडमिशन नहीं हो सकता, यानी विदेशी मूल का व्यक्ति जिसका कोई लिंकेज भारत और भारतीयता से नहीं है वही इन दोनों सीटों पे एडमिशन पा सकता है, एएफएमसी की भी और एम्स की। तो ये तो फॉरेन नेशनल्स की बात हो गई। आगे चलते हैं, बात करते हैं एनआरआई ओसीआई पीआईओ कैंडिडेट्स की। एनआरआई कैंडिडेट्स के बारे में मैंने विस्तार से आपको पिछले स्लाइड पे बताया था। पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में भी मैंने विस्तार से आपको बताया था। अब ये ओसीआई क्या है? ओसीआई है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके पास ओसीआई कार्ड है, यानी भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो ओवरसीज बाहर रह रहा है और जिसपे ओसीआई कार्ड है, वो ओसीआई कैंडिडेट। मगर यहां पर हम बात कर रहे हैं उस विद्यार्थी की जो स्वयं में एनआरआई हो या ओसीआई हो या पीआई हो। कैंडिडेट की बात हो रही है, उसके पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। वो विद्यार्थी जो स्वयं में एनआरआई ओसीआई या पीआईओ हो वो इन सीट्स पर एडमिशन पा सकता है, मगर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जिसने अपना क्वालिफाइंग एग्जाम यानी 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है या जो उसके समांतर एग्जाम है वो विदेश से किया हो, यानी उस कैंडिडेट ने स्वयं ने वो 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई विदेश से की हो, तब वो इस सीट्स के अंदर एलिजिबल है, एनआरआई ओसीआई पीआईओ कैंडिडेट माना जाएगा और उन सीट्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है। बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी है चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई, यानी वो विद्यार्थी, वो बच्चे जो एनआरआई की संतान है वो इसमें आएंगे, यानी चिल्ड्रंस ऑफ एनआरआई। अब यानी आपके माता या पिता में से कोई एक भी एनआरआई हो, कोई भी एक, पिता हो तो, माता हो तो, अगर वो एनआरआई है तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, आप चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई कहलाएंगे और आपको ये बेनिफिट यहां मिलेगा। बात करते हैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की। सबसे ज्यादा क्वेरीज स्पॉन्सरशिप पे हमारे पास आती हैं कि हमारे रिलेटिव्स हैं। अब वो रिलेटिव्स कौन है, क्या उनका बेनिफिट हम उठा सकते हैं, वो क्वेरी मैं आपकी क्लियर करता हूं। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कौन कहलाते हैं? एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट वो कहलाते हैं हैविंग अ फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव इज एनआरआई। जिनका फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव एनआरआई हो वो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कहलाता है। प्रश्न उठता है ये फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव क्या है? आगे विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। इस फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव को डिफाइन करता हुआ सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है। उस जजमेंट के तहत कौन कौन फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव कहलाएंगे वो मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगा कि आप देख सकें कि आप उस फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कहलाएंगे। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया था लास्ट स्लाइड पर, वो क्या है? आप देखिए, फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव हु कैन बिकम एनआरआई स्पॉन्सर, केवल ये ही रिलेशंस
एनआरआई स्पॉन्सर बन सकते हैं, इनके सिवा कोई और रिलेशन एनआरआई स्पॉन्सर नहीं बन सकता। कौन से है वो रिलेशन? रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, यानी आपका सगा भाई बहन, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, दैट इज रियल अंकल एंड रियल एंड, यानी हमारी भाषा में चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ। रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मदर, दैट इज रियल मटरनल अंकल एंड मटरनल आंट, यानी अगेन सरल भाषा में मामा मामी मौसी, माँ की तरफ के। पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, यानी पिता की तरफ दादा दादी। मटरनल यानी नाना नानी। फर्स्ट डिग्री पेरेंटल एंड पेरेंटल कजन, यानी फर्स्ट डिग्री कौन है? चाचा या ताऊ के बच्चे, जो हमारे फर्स्ट कजन कहते हैं हम, बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, यानी आपके जो फर्स्ट कजिन्स हैं उनके बच्चों की बात हो रही है, वो बच्चे की बात हो रही है। 7% शुड बी एनआरआई। ये अगर एनआरआई है तो ये आपको, यानी अगर कोई विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो स्पॉन्सरशिप एनआरआई स्पॉन्सरशिप कहलाएगी और फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव एनआरआई स्पॉन्सरशिप कहलाएगी। इसके सिवा कोई भी स्पॉन्सरशिप एनआरआई स्पॉन्सरशिप नहीं मान्य होगी। एनआरआई स्पॉन्सरशिप के बारे में भी एक बात बता दूं, कई राज्यों के अंदर एनआरआई स्पॉन्सरशिप भी नहीं है। कुछ ही चुनिंदा राज्य हैं जहां पर एनआरआई स्पॉन्सरशिप अलाउड है या वर्किंग है। अब मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि एनआरआई की जो सीट्स हैं, जो हम सीट्स की बात कर रहे हैं, उसका ऑर्डर क्या रहता है। ठीक है, आप एनआरआई हो गए, एनआरआई कैंडिडेट हो गए, या आपके माता पिता एनआरआई हो गए, या आप एनआरआई स्पॉन्सरशिप हो गए, मगर आपको प्राथमिकता किस बेसिस पे मिलेगी? वो प्राथमिकता मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली प्राथमिकता या प्रायोरिटी मिलेगी एनआरआई कैंडिडेट ऑफ होम स्टेट, यानी आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हैं, आपका राज्य सपोज एपी है, एपी राज्य के व्यक्ति को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी एज अ एनआरआई कैंडिडेट। ओके, बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी की। सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी एनआरआई कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, यानी आप उस राज्य से अलग राज्य के हैं तो आप स्वयं वो कैंडिडेट हैं, तो आपको एनआरआई कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी सेकंड प्राथमिकता। थर्ड प्राथमिकता मिलेगी एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स ऑफ होम स्टेट। यदि एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है मगर सेम राज्य का है, तब उसे थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी। यानी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हैं और आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं तो आपको थर्ड स्टेज के अंदर प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप बाहर राज्य के हैं तो आप फोर्थ स्टेज पे आ गए, यानी एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट। यानी आप प्राथमिकता समझ लें कि एनआरआई होने के बावजूद प्राथमिकता मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी एनआरआई कैंडिडेट ऑफ होम स्टेट को, अदर स्टेट के अगर वो एनआरआई कैंडिडेट है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड ऑफ होम स्टेट, और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट। इस तरीके से आपको प्राथमिकता मिलेगी। एक बात यहां पे फिर बता दूं दोबारा से कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एनआरआई कैंडिडेट्स नहीं अलाउ होते हैं, जहां पर स्पॉन्सरशिप अलाउ नहीं होती है। स्पॉन्सरशिप कुछ चुनिंदा राज्य के अंदर ही अलाउड है, जो मैंने आपको आगे बताना है। अब आपको और डिटेल्स बताता हूं कि आप अपना ये एनआरआई कोटा क्लेम कैसे कर सकते हैं। जब आपको एनआरआई कोटे के अंदर एडमिशन लेना होता है तो आपको अपने नीट रजिस्ट्रेशन के समय ही कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी चूज करनी होती है। आपको लिखना होगा कि भाई हम एनआरआई है, आपको वही डॉक्यूमेंट फिल करके देना होगा कि भाई हम एनआरआई कोटे के अंदर एडमिशन नीट रजिस्ट्रेशन के समय आपको देना होगा। यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर नीट यू हैव टू फिल द फॉर्म अंडर दी एनआरआई कैटेगरी। अब इसमें एक कैच है। एक कैच ये है कि एमसीसी की जब काउंसलिंग होती है तब आप अपनी नेशनैलिटी ड्यूरिंग एमसीसी काउंसलिंग चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने नीट फॉर्म में आपने इंडियन भरा है मगर एमसीसी की जब काउंसलिंग हो रही है तो पहले एमसीसी मौका देती है कि आप अपनी जो कैटेगरी है वो इंडियन से एनआरआई भर सकते हैं। यानी चेंज ऑफ नेशनैलिटी ड्यूरिंग एमसीसी काउंसलिंग इज पॉसिबल, और उसमें भी एमसीसी आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे राउंड में पूरा मौका देती है कि आपने एक बार अगर इंडियन भर दिया है तो आप राउंड 2 में अगर उसको एनआरआई करना चाहें तो कर सकते हैं। वंस चोजन एनआरआई इन राउंड 2, राउंड 3 में फिर आप दोबारा इंडियन नहीं हो सकते।
फिर एनआरआई आपने चूज कर लिया तो चूज कर लिया, मगर अगर आपने नीट के समय पे, रजिस्ट्रेशन के समय पे इंडियन किया है तो एमसीसी काउंसलिंग में आप चाहे राउंड 1 में, 2 में, 3 में या स्ट्रेट राउंड में अपनी कैटेगरी को इंडियन से एनआरआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि एमसीसी की काउंसलिंग या नीट में यदि आपने इंडियन चूज कर लिया है तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी आप एनआरआई कोटे के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपनी कैटेगरी वहां पर आप एनआरआई भर सकते हैं। तो हम आपको पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि बहुत से जो आपको कंफ्यूजन होते हैं कि मैंने अपना नीट में फॉर्म जो है वो इंडियन में भर दिया, अब क्या मैं एनआरआई में कन्वर्ट कर सकता हूं एमसीसी काउंसलिंग में या स्टेट काउंसलिंग में? यस, द आंसर इज यस, यू कैन चेंज इट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने होंगे पर एमसीसी काउंसलिंग के द्वारा या स्टेट काउंसलिंग के द्वारा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी एनआरआई की कैटेगरी के अंदर एडमिशन प्राप्त करने के लिए। सो एट दैट टाइम यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वो लगाने हैं वो आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आगे मैंने एक समरी बना रखी है उन 11 स्टेट्स, मतलब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो 11 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई की सीट्स अवेलेबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो हम उन 11 राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई कोटा है, एनआरआई की सीट्स उपलब्ध है। कौन कौन से हैं वो स्टेट्स, कितनी है वो सीट्स, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। अब देखिए, आंध्रा की बात करें 118 सीट्स हैं, अरुणाचल की बात करें 2, चंडीगढ़ में 9, गोवा में 2, गुजरात में 421, हरियाणा में 21, हिमाचल के अंदर 20, पुडुचेरी के अंदर 22, पंजाब में 64, राजस्थान के अंदर 381 और उत्तर प्रदेश में 5। टोटल 1065 एनआरआई कोटे की सीट्स हैं। हर राज्य का अलग अलग नियम और कानून है इन एनआरआई कोटे के लिए। एक एक करके अब मैं सभी राज्यों पर जाऊंगा और डिटेल्स में आपके साथ उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, उस पर्टिकुलर स्टेट के एनआरआई कोटा की सीट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि एक एक राज्य कर मैं आपके सम्मुख लाऊंगा और एक एक राज्य को विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एनआरआई सीट्स हैं उनकी बात करेंगे केवल आंध्र प्रदेश स्टेट की। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर ये 6 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये 1 2 3 4 5 तक, और ये 6ठा नंबर का जो कॉलेज है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन तिरुपति, ये ऑटोनोमस कॉलेज है। ओके, सो 5 are government medical colleges and 1 is autonomous. In these 6 medical colleges there is a total of 118 NRI quota seats. 118 सीट्स है। कितनी कितनी है ईच में? इनमें सब में 19 है इन 5 में, और इसमें 23 है। यानी आंध्रा के अंदर टोटल 118 सीट्स है, 5 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 19 सीट्स ईच, और इस ऑटोनोमस श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज के अंदर 23 सीट्स। फीस की भी बात कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था क्या फीस है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई कोटे की जो सीट्स है वो 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की है, यानी पर एनम की है। अगर आप बजट की बात करेंगे तो बजट 4.5 साल का बैठा लगभग 90 लाख रुपए। अब एनआरआई सीट के लिए 90 लाख, आप जानते हैं डीन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्या फीसेस है। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है 90 लाख के बजट पर, तो विन विन सिचुएशन है फॉर द कैंडिडेट एंड फॉर द पेरेंट्स बोथ। इस कॉलेज की जो फीस है वो 25 लाख रुपए पर एनम है, यानी 25 लाख रुपए प्रति वर्ष। अब आंध्रा के अंदर अगर इन सीट्स पर अप्लाई करना है तो क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशंस है, वो बताता हूं आपको। बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इन आंध्रा, इन सीट्स की जो 118 मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है। सबसे पहले कौन एडमिशन ले सकता है इन सीट्स पे? फॉरेन नेशनल्स, ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंक्लूडिंग पीआईओ आर एलिजिबल, ये लोग एलिजिबल हैं। दूसरा एनआरआई आर एलिजिबल, यानी यहां बात हो रही है एनआरआई विद्यार्थी की, दैट इज द कैंडिडेट हिमसेल्फ इज एन एनआरआई। थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई आर एलिजिबल, यानी जिनके माता या पिता कोई भी एक स्वयं एनआरआई है, बच्चा एनआरआई नहीं है,
है। अब बात कर रहे हैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की। ये सबसे कैची है कि यहां पर आंध्रा के अंदर एनआरआई स्पॉन्सरशिप भी है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को भी एडमिशन मिलता है। कौन है वो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की हम बात करें तो वही है फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स परमिटेड टू स्पॉन्सर। यही व्यक्ति स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया, विस्तार से बताया कि फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव कौन से हैं। मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं। उस स्लाइड में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। यू कैन टर्न बैक एंड सी व्हाट ऑल रिलेशंस आर कवर्ड अंडर दिस फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स। यहां पर एक बात और बता दूं, द कैंडिडेट शुड सबमिट एन एफिडेविट इन एनेक्स 2। एक एनेक्स 2 है। अगर आप पे ये एनेक्स 2 का फॉर्मेट नहीं है तो आप कंसल्टिंग एमबीबीएस की सपोर्ट नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू द एनेक्स 2 और वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट ही शी इज इन एनआरआई और चिल्ड्रन अंडर गार्डियनशिप ऑफ एनआरआई। मैंने आपको अभी भी बताया था कि डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है, आप एनआरआई है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स एज यू आर एन एनआरआई सबमिट करने होंगे। तो हमने आज अभी इसमें बात करी आंध्रा की। अब दूसरे स्टेट की हम बात करते हैं। आंध्रा के बाद अब यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ चलते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मात्र एक है, जीएमसी चंडीगढ़। इसके अंदर 9 सीट्स अवेलेबल है एनआरआई कोटे के। अब इसकी फीस क्या है? फीस है 1,10,000 यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स। ये मैं पूरे कोर्स की फीस की बात कर रहा हूं, पर एनम की बात नहीं कर रहा हूं। फुल कोर्स फीसेस 1,10,000 यूएसडी। इसको इंस्टॉलमेंट्स में देने की भी व्यवस्था है, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 60,000 यूएसडी दे सकते हैं, सेकेंड ईयर में 25,000, थर्ड ईयर में 25,000 और टोटल फीस आपको देनी है 1,10,000 यूएसडी। मगर कंडीशन है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं देन यू हैव टू गिव अ बैंक गारंटी फॉर द बैलेंस ऑफ द फीस। आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। आपने 60,000 यूएसडी यानी लगभग करीब 50 लाख रुपए फर्स्ट ईयर दे दिए, पर बैलेंस फीस आप देंगे, इसके लिए आपको एक बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है? द पेमेंट कैन ओनली बी मेड थ्रू एनआरई अकाउंट। आप दे तो इंडियन रुपीज में भी सकते हैं इसको, जो 1,10,000 डॉलर है उसका इक्वलेंट, जैसे हम 83.2 से 84 से अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप उसे दे सकते हैं यूएस डॉलर को 1,10,000 यूएसडी को इंडियन रुपीज में, मगर वो पैसा आपको एनआरई अकाउंट से देना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी है 1,000 यूएसडी का, यानी ये पूरी रकम अगर आप इंडियन रुपीज के थ्रू देना चाहते हैं तो एनआरई अकाउंट के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बात करेंगे क्या स्पेसिफिक कंडीशन लगी हुई है चंडीगढ़ के, जीएमसी चंडीगढ़ के अंदर इन 9 सीट्स पर अप्लाई करने के लिए। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में बात करूंगा। सबसे पहले मस्ट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी फॉरेन नेशनल्स एंड नॉन इंडियन ओरिजिन पीपल आर नॉट अलाउड। आप अगर फॉरेन नेशनल हैं या इंडियन ओरिजिन यानी भारतीयता से या भारत से आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो आप इन सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बात करेंगे कैंडिडेट मस्ट हैव क्लेम फॉर एनआरआई कैटेगरी। जब आपने अपने नीट का फॉर्म भरा हो तभी आपने एनआरआई कैटेगरी भरी हो, तभी आप जीएमसी चंडीगढ़ को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी, इसके दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआईओ हुआ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, यानी आप पीआईओ हो, या ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर विद्यार्थी यानी जो खुद कैंडिडेट है उसने 3 साल पीरियड ऑफ 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ एडमिशन इन द जीएमसी चंडीगढ़ बाहर रहा, हैव रिसाइडेड इन अ कंट्री अदर देन इंडिया। यानी जिस साल आप एडमिशन चाह रहे हैं वो विद्यार्थी स्वयं पिछले 3 साल भारत में न रहकर विदेश में रहा हो, तब आप जीएमसी चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है और आपको प्रूफ भी करना होगा। यानी अगर हम बात करें कि वो 3 साल क्या होंगे, आज की तारीख के अंदर बात करें तो आपको अपनी 10th, 11th और 12th के वहां पर पड़े हुए मार्कशीट और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। दैट यू हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल अटेंडेड इन अ कंट्री अदर देन इंडिया। आपको वो डॉक्यूमेंट्स, आपको वो स्कूल के सर्टिफिकेट्स सबमिट करने पड़ेंगे पिछले 3 साल के, यानी 10th, 11th और 12th के, तब जाके
आपका एडमिशन जीएमसी चंडीगढ़ के अंदर होगा। अगर आपने अब्रॉड के अंदर लास्ट 3 इयर्स की पढ़ाई नहीं करी है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दीज 9 सीट्स ऑफ एनआरआई कोटा इन जीएमसी चंडीगढ़। आगे और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करूंगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में क्या है, इन्होंने कैटेगरी बांट रखी है कि हम प्राथमिकता या प्रायोरिटी पहले किस कैटेगरी को देंगे, दूसरी बार किस कैटेगरी को देंगे। तो कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जो चंडीगढ़ के रेसिडेंट है फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 इयर्स, यानी आप चंडीगढ़ में कम से कम 5 साल रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या सेल्फ, तब आप कैटेगरी 1 में आ जाते हो। कैटेगरी 2 में कौन आता है, अदर देन दैट, यानी अगर आप who have ancestral background of states union territories other than UT of चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ से बाहर के हो, तो आप कैटेगरी 2 में आते हो। चंडीगढ़ में कम से कम 5 साल आपने स्वयं ने या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स ने बिताए हो, तो आप कैटेगरी 1 के अंदर आते हो। अब प्राथमिकता किस तरीके से दी जा रही है कैटेगरी 1 और 2 को। कैटेगरी 1 में प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स। कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अंडर कैटेगरी 1 आर अवेलेबल, देन दे विल बी एडमिटेड फर्स्ट, इवन इफ कैंडिडेट्स अंडर कैटेगरी 2 आर हायर इन मेरिट। यानी अगर आपने कैटेगरी 2 के अंदर अप्लाई किया है और आपके मार्क्स कैटेगरी 1 वाले से भी ज्यादा हैं, फिर भी कैटेगरी 1 वाले को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि कैटेगरी 1 वाले को ये प्राथमिकता देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि वो चंडीगढ़ का 5 साल का मिनिमम निवासी होगा, या वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। सो थिंकिंग आउट ऑल दीज कंडीशंस, आप इन सब कंडीशन, अगर आप जीएमसी चंडीगढ़ के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी कंडीशंस को देखकर पूरी तरीके से प्रिपेयर करके, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके ही आप अप्लाई करिए। अब इसके बाद एक और स्टेट की बात करते हैं। चंडीगढ़ राज्य के बाद अब बात करेंगे गुजरात स्टेट की। गुजरात स्टेट की एनआरआई सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बता दूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस गुजरात के अंदर एनआरआई कोटा ही नहीं है, एनआरआई सीट्स ही नहीं है, परंतु वहां 13 जीमर्स हैं और 3 म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर एनआरआई सीट्स है, एनआरआई कोटा है। वो मैं आपके सामने लाया हूं। ये 16, जिसमें से 13 जीमर्स हैं, 3 आपके म्युनिसिपल कॉलेजेस हैं। आप देखिए 3 म्युनिसिपल कॉलेज में नंबर 4 पर श्रीमती एनएचएल म्युनिसिपल, नंबर 11 पर नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज और नंबर 16 पर सूरत मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सूरत। ये 3 म्युनिसिपल वाले हैं, बाकी के 13 जीवर्स हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल जो सीट्स हैं वो है 421, 421 एनआरआई कोटे की सीट्स हैं इन 13 जीवर्स और 3 म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। फीस की हम बात करें तो फीस आप देख सकते हैं जो जीमर्स के अंदर है वो है 22,000 पर एनम यूएसडी, यानी $22,000 की पर एनम की फीस है। वाइल अगर म्युनिसिपल कॉलेजेस की बात करें तो वहां पर 27,000 यूएसडी, यानी $27,000 की पर एनम की फीस है। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, 13 जीमर्स हैं और 3 म्युनिसिपल कॉलेजेस हैं। आगे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कैंडिडेट शैल बी अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, आपको एनआरआई होना आवश्यक है कैंडिडेट को, या हिज हर पेरेंट शैल बी अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। अगर वो स्वयं नहीं है तो उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक एनआरआई होने चाहिए। क्लैरिफिकेशन करके बता रहा हूं, जैसे चंडीगढ़ में था ऐसा ही गुजरात के अंदर है। यहां स्पॉन्सर्ड एनआरआई सीट्स नहीं है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स गुजरात में एलिजिबल नहीं है। जैसा मैंने चंडीगढ़ में बताया था, चंडीगढ़ में भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। अब मैं इन 16 जो मैंने आपके साथ कॉलेजेस डिस्कस किए हैं जिनके अंदर 421 सीट्स है, और इनके अंदर सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिंजेंट है। यहां पर गुजरात के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, इसलिए रिजेक्शन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। जब रिजेक्शन का परसेंटेज ज्यादा होता है तो एनआरआई जो ये सीट्स है लगभग 60% एंड अबव, ये सीट्स एनआरआई कोटे की जो सीट्स है ये मैनेजमेंट कोटा में तब्दील हो जाती हैं और फिर मैनेजमेंट कोटा के तहत यहां पर एडमिशन होता है। अब गुजरात के बाद चलते हैं हरियाणा की ओर।
हरियाणा राज्य की स्थिति को समझते हैं कि हरियाणा राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कितनी और कैसे एनआरआई सीट्स हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 6 मेडिकल कॉलेज हैं। 6 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर से ये 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और एक सेमी गवर्नमेंट है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोवाधाम। ये जो कॉलेजेस हैं इनमें 6 सीट्स इसमें है, बाकी सब में 3-3 सीट्स है। इस तरीके से टोटल गवर्नमेंट सीट से 18 प्लस 3 सेमी गवर्नमेंट महाराजा अग्रसेन की 21 सीट हो जाती है जो इन 6 कॉलेजेस के अंदर है फॉर एनआरआई कैटेगरी स्टूडेंट्स। फीस की बात करें तो फीस 1,25,000 यूएसडी है और महाराजा अग्रसेन की बहुत कम फीस है, वो है मात्र 75,000 यूएसडी। बात करते हैं कैसे आपको ये फीस पे करनी है। एमएएमसी यानी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें अग्रोहा, 75,000 फॉर एंटायर कोर्स की फीस है। 25,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन देने हैं और बाकी 12,500 यूएसडी आपको नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर देने, यानी इन 75,000 यूएसडी का बाइफर्केशन कर रखा है उन्होंने। 25,000 यूएसडी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड 12,500 इन द नेक्स्ट 4 इयर्स। बात करते हैं अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें ये $1,25,000 की फीस है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 40,000 यूएसडी फर्स्ट ईयर में आपको देने हैं। अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करने का इन यूएसडीज को, तो द एनआरआई स्टूडेंट शैल हैव टू गिव अ बैंक गारंटी या श्योरिटी बॉन्ड फॉर द बैलेंस ऑफ फीस। आपको बैंक गारंटी या श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा कि आप आगे की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो पे करेंगे। आगे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं। जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हरियाणा के इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन एनआरआई सीट्स पर लेने के लिए, पहले आप या तो स्वयं यानी विद्यार्थी खुद एक्चुअल एनआरआई ओसीआई पीआईयू कैंडिडेट हो मगर हरियाणा राज्य का हो। दूसरी, चिल्ड्रन यानी उसके माता या पिता कोई एक या दोनों एनआरआई ओसीआई पीआईयू हो और वो हरियाणा राज्य के हो। तीसरी कैटेगरी एक्चुअल यानी कैंडिडेट की बात हो रही है, एनआरआई ओसीआई पीआईयू हो मगर अन्य राज्य का हो, यानी बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अदर देन हरियाणा, किसी अन्य राज्य का हरियाणा के सिवा। चौथी कैटेगरी है चिल्ड्रन की बात हो रही है, यानी आपके माता या पिता या दोनों एनआरआई ओसीआई पीआईयू बिलोंग टू एन इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अदर देन हरियाणा। यानी पहली 2 कैटेगरी में हरियाणा की बात हो रही है और थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में बात हो रही है अदर देन हरियाणा स्टेट की। फिफ्थ कैटेगरी इन्होंने निकाली है वो है रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द कैंडिडेट। मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव परमिटेड टू स्पॉन्सर के में सबसे पहली जो कैटेगरी होती है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द कैंडिडेट के ही। यहां से उठ के अब यहां आ गया है, ये एक फिफ्थ कैटेगरी है कि अगर रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द कैंडिडेट है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के अंदर एनआरआई सीट पर स्पॉन्सरशिप के माध्यम से एडमिशन हो सकता है। सिक्स्थ कैटेगरी है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ द स्टूडेंट इज एनआरआई। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव क्या होते हैं मैंने विस्तार से आपको पीछे बताया है, आपने पीछे की स्लाइड्स में देखा होगा। मैंने पूरी डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से आपको बताया है कि फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स कौन से होते हैं जो परमिट होते हैं स्पॉन्सरशिप करने के लिए। यहां आपको एक बात क्लियर बता दूं कि फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेट कैटेगरी तक आते आते एनआरआई की सारी सीट्स भर जाती हैं, क्योंकि मात्र 21 सीट्स है, जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा मात्र 21 सीट्स है और इन 4 कैटेगरी के अंदर आते आते ये सारी सीट्स भर जाती है। यानी स्पॉन्सरशिप वालों को हरियाणा राज्य के अंदर एनआरआई कोटे की सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है पर बहुत मुश्किल है। और 7th कैटेगरी है फॉरेन नेशनल यानी विदेशी मूल का व्यक्ति। चलिए अब एक और राज्य की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देवभूमि हिमाचल की तरफ चलते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है एनआरआई कोटा की और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको डिस्कशन करते हैं। 6 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनके अंदर टोटल 20 एनआरआई कोटा की सीट्स है, 2020। क्या है वो बाइफर्केशन, मैंने स्क्रीन पर आपके सामने रखा हुआ है। क्या है फीस, सभी मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है वो यूएसडी 1 लाख है, $1,00,000 की फीस है। टोटल कोर्स फीस की बात हो रही है, $1,00,000 की टोटल कोर्स फीस है हिमाचल प्रदेश के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा सीट की।
आगे अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो क्या है, एप्लीकेंट इज एनआरआई सिटीजन, यानी कैंडिडेट खुद एनआरआई सिटीजन हो। दूसरी, एप्लीकेंट्स पेरेंट आर एनआरआई इंक्लूडिंग ओसीआई पीआईयू, यानी मां या पिता कोई एक या दोनों एनआरआई होने चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी है एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, यानी एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी यानी हिमाचल के अंदर एनआरआई स्पॉन्सर्ड भी कैटेगरी है, एनआरआई कैंडिडेट थ्रू स्पॉन्सरशिप भी एलिजिबल है। कैसे क्या डिटेल बताता हूं, मगर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव परमिटेड टू स्पॉन्सर है, आप सभी जगह देख रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी हरियाणा की मैं बात कर रहा था तो ये फर्स्ट रियल ब्रदर रियल सिस्टर को हटा के एक अलग कैटेगरी बना दी थी। यहां पर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव परमिटेड टू स्पॉन्सर ये पूरे 6 के 6 है, मगर एक कंडीशन है। क्या है, सीट अलॉट कैसे होगी हिमाचल में, आफ्टर द एंटायर एनआरआई एलिजिबल कैटेगरी गेट एडमिटेड, यानी आप खुद अगर एनआरआई है तो, आपके पेरेंट्स अगर एनआरआई है तो, अगर जब ये सारी सीट्स इन 2 कैटेगरी की भर जाएगी तभी ओनली देन रिमेनिंग वैकेंसीज ऑफ एनआरआई शैल बी फिल्ड अप विद एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, ओनली तब एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को मिलेगा। यानी पहले ये 2 कैटेगरी भरेंगी, उसके बाद एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की वैकेंसीज को भरा जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। देवभूमि हिमाचल के बाद चलते हैं पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी बहुत से लोग कहते हैं। यहां पर एकमात्र मेडिकल कॉलेज है और नाम है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी। ये जो कॉलेज है यहीं पर सिर्फ एनआरआई की सीट्स अवेलेबल है। इसके अंदर टोटल 22 एनआरआई की सीट्स हैं, 22 सीट्स है एनआरआई की। फीस है $1,10,000 USD, $1,10,000 की फीस है। साथ ही 15,000 USD का कॉशन डिपॉजिट है और 15,000 USD का ही हॉस्टल डिपॉजिट है। यानी 15,000 USD का कॉशन डिपॉजिट और 15,000 USD का हॉस्टल डिपॉजिट, ये भी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है 1,10,000 USD के साथ। हालांकि ये कॉशन डिपॉजिट और हॉस्टल डिपॉजिट रिफंडेबल है, बट देन टोटलिंग ये 1,40,000 USD एक बार में एट द डे ऑफ एडमिशन आपको जमा करना है। ये 1.25 करोड़ रुपए की जो हेफ्टी अमाउंट है इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, वो आपको एक बार में एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिपॉजिट करना होता है। इसलिए यहां पर ये जो 22 सीट है इसमें से कुछ सीट हर साल खाली रह जाती हैं, क्योंकि एक बार में 1.25 करोड़ रुपए जमा कराना बहुत से पेरेंट्स के लिए संभव नहीं हो पाता। आगे मैं स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करता हूं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी के अंदर फॉरेन नेशनल्स ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंक्लूडिंग पीआईयू आर एलिजिबल। मैंने पीआईयू के बारे में, ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बारे में विस्तार से वीडियो के बिगिनिंग में आपके साथ शेयर किया है। एनआरआई आर एलिजिबल, यानी वो विद्यार्थी जो स्वयं में एनआरआई है वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई आर एलिजिबल, यानी जो विद्यार्थी के पेरेंट्स माँ या पिता अगर एनआरआई है, दोनों या अकेले, वो भी बच्चा यहां पर एडमिशन पा सकता है। साथ ही पुडुचेरी में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी है, यानी एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल। मगर कौन है एलिजिबल? ओनली फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव परमिटेड टू स्पॉन्सर, यानी केवल फर्स्ट डिग्री के जो आपके स्पॉन्सर है, ब्लड रिलेटेड है, केवल वो ही स्पॉन्सर कर सकते हैं, तभी आप एनआरआई माने जाएंगे और आपका एडमिशन पुडुचेरी की इस कॉलेज के अंदर हो सकता है। पुडुचेरी के बाद अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब स्टेट की जो स्थिति है वो मैं अब आपके सामने शेयर करूंगा। आप देखिए, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई की सीट्स है पंजाब स्टेट के अंदर, वो टोटल सीट्स है 64। इन 4 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर टोटल 64 एनआरआई कोटे की सीट्स है, 13, 23, 13, 15। और इनकी फीस क्या है? सभी की एक सी समान फीस है, USD $1,10,000, $1,10,000 USD की फीस है। इस फीस को इंस्टॉलमेंट में देने का ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर आपको 60,000 USD देने होते हैं, सेकेंड ईयर 25,000 USD, थर्ड ईयर 25,000 USD। इस तरीके से टोटल फीस $1,10,000 बनती है। अगर आप ऑप्शन लेते हैं कि आपको ये फीस इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, तो आपको बैंक गारंटी देनी होगी। बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन है
कि आपको बैंक गारंटी फॉर द बैलेंस फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन विद इट्स वैलिडिटी एज मेंशन बिलो। यहां पर वैलिडिटी भी मेंशन्ड है कि अगर आप 25,000 पेबल एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, उसकी बैंक गारंटी वैलिड होनी चाहिए दिसंबर 2025 तक। और थर्ड ईयर की जो 25,000 यूएसडी की फीस है पेबल एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर जो आप दे रहे हैं, उसकी बैंक गारंटी वैलिड होनी चाहिए दिसंबर 2026 तक। सो पंजाब इज द स्टेट विच हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि बैंक गारंटी हो तो उसकी वैलिडिटी भी कब तक हो। आगे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी इन पंजाब दो कैटेगरी में बटा हुआ है पंजाब में एलिजिबिलिटी को। कैटेगरी 1 में एनआरआई यानी वो विद्यार्थी जो स्वयं एनआरआई हो, या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई यानी आपके माता या पिता एनआरआई हो, हु ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट ऑफ पंजाब यानी आप पंजाब के मूल निवासी थे। दूसरा कैटेगरी 2 एनआरआई या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हु ओरिजिनली बिलोंग टू एनी अदर स्टेट अदर देन पंजाब यानी पंजाब से बाहर के राज्य का एनआरआई, वो कैटेगरी सेकंड के अंदर आते हैं। यानी एक बात क्लियर हो जाती है कि स्पॉन्सरशिप फॉर एनआरआई कैंडिडेट स्टूडेंट इज नॉट अलाउड इन पंजाब। पंजाब के अंदर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है ही नहीं, कोई सीट्स नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है पंजाब के अंदर, दे आर नॉट एलिजिबल। चलिए अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर एनआरआई सीट्स अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूं, आप लिस्ट देखिए, 14 इस पीपीटी पर है। ये आप देख सकते हैं उन 14 कॉलेजेस के नाम जिसमें एनआरआई की सीट्स अवेलेबल है। सीट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर की फीस भी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बाकी के मेडिकल कॉलेजेस ये है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 21 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और टोटल 381 सीट्स हैं जो एनआरआई कोटे के अंदर आती हैं। फर्स्ट ईयर की फीस मैंने सबके अंदर आपकी मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। 34,729 यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स की फीस है। फीस का बाइफर्केशन मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि राजस्थान में सेमेस्टर वाइज फीस देने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आइए आपको बताता हूं कि फर्स्ट ईयर की फीस जैसे मैंने आपको बताई 34,729 यूएसडी है। आप सेमेस्टर वाइज फिर 17,364 रुपीस की फीस है। टोटल फीस अगर कोर्स फीस की बात करें तो वह 1,56,277 यूएसडी यानी यूएस डॉलर। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 1,30,00,000। 1,30,00,000 की भारी भरकम फीस होने के कारण ही राजस्थान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जस्ट पासिंग मार्क्स पर भी एनआरआई कोटा की सीट्स पर एडमिशन मिलने की संभावना रहती है क्योंकि फीस इतनी हाई है। इसलिए जस्ट पासिंग जो मार्क्स होते हैं, जस्ट क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं, एनआरआई कोटे की सीट्स मिल जाती है राजस्थान के अंदर। चलिए आगे आपको बताता हूं स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है। राजस्थान के अंदर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो एनआरआई आर एलिजिबल यानी विद्यार्थी स्वयं अगर एनआरआई है तो वो एलिजिबल है। चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई आर अवेलेबल यानी आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक या दोनों अगर एनआरआई है तो आप कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। साथ ही एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी अवेलेबल है यानी स्पॉन्सरशिप द्वारा एनआरआई कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। क्या है एलिजिबिलिटी? फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव परमिटेड टू स्पॉन्सर। फर्स्ट डिग्री जो ब्लड रिलेटिव है वो स्पॉन्सर करने के लिए परमिटेड है। क्या होते हैं वो? ये 1 to लेकर 6 मैंने आपके साथ बार बार हर स्टेट के साथ ये शेयर किए हैं, सो यू वुड हैव नोन इट नाउ। आगे चलते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया और है जो केवल राजस्थान के अंदर है, उनकी बात करते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। मैं बताता हूं कि आपको अगर स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है, स्पॉन्सर एनआरआई ओसीआई पीआईयूएस करंटली रिसाइडिंग इन इंडिया यानी एनआरआई कैटेगरी के अंदर अगर वो रिसाइड कर रहा हो इंडिया के अंदर तो एक सर्टिफिकेट इशू होगा इंडियन एम्बेसी द्वारा अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग इन परफॉर्मा 3। यानी अगर वो इंडिया के अंदर रिसाइड हो रहा है वो एनआरआई तो आपको इंडियन एम्बेसी से लेना है सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग इन परफॉर्मा 3। मगर यदि वो फॉरेन कंट्री में रिसाइड कर रहा है यानी इफ द स्पॉन्सर एनआरआई ओसीआई पीआई रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया तो फिर आपको क्या देना है?
आपको देना है एक नोटराइज्ड नोटरी पब्लिक ऑफ द फॉरेन कंट्री इन वेयर द स्पॉन्सर इज रिसाइडिंग। आपको ये देना है इन परफॉर्मा 4। मैं आपको क्लियर करके समझाया हूं, एक बार और आपको रिपीट करके बताता हूं कि अगर ऑल एनआरआई कैंडिडेट शैल सबमिट अ प्रूफ ऑफ बीइंग स्पॉन्सर एज एनआरआई ओसीआई पीआईओ इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी से आपको सर्टिफिकेट तभी इशू कराना है जब वो आप इंडिया में रिसाइड कर रहा हो आपका sponsor. But if the sponsor is residing outside India, then the condition to submit a certificate from the embassy is not there. You have to submit in performa 4 along with आपको एक notary public of the foreign country where the sponsor resides। आपको एक undertaking देनी है, एक notarized undertaking देनी है। कहां से देनी है? वो by the notary public of the foreign country where the sponsor resides, जहां पर वो स्पॉन्सर रहता है। यानी एम्बेसी से आपको सर्टिफिकेट देने की बाध्यता नहीं है। एक बात और आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर डॉक्यूमेंट्स में इतनी सख्त, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी अन्य राज्यों में है। अगर जनरली बात करूं तो जिस स्टेट की अब मैं बात कर रहा हूं यानी उत्तर प्रदेश ही, वहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई सीट्स नहीं होती। मगर एक अपवाद है, अपवाद का नाम मैंने लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू, जिसे आप जानते हैं, अलीगढ़। यहां पर 5 एनआरआई कोटे की सीट्स हैं। मगर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 5 सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी करती है, क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसलिए इन 5 सीटों पर एमसीसी द्वारा काउंसलिंग होती है और एमसीसी द्वारा ही ये सीट भरी जाती है। अब हम इन सीट्स की बात कर लेते हैं। ये जो 5 सीट्स है, इनकी $1 लाख, 1 लाख USD की टोटल कोर्स फीस है। मगर ये टोटल कोर्स फीस 100% यानी पूरी की पूरी, यानी लगभग करीब 83-84 लाख रुपए एक बार में देने होते हैं। 100% फीस टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सबसे ज्यादा एक बार में देना होता है। फिर भी इन 5 सीटों पर सबसे ज्यादा रैंक खाई जाती है, बहुत मारामारी रहती है मात्र इन 5 सीटों की एनआरआई कोटे की। आगे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूं। एनआरआई यहां पर एलिजिबल होते हैं, यानी विद्यार्थी स्वयं अगर एनआरआई है तो इन 5 सीटों के लिए अप्लाई कर सकता है। चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई आर एलिजिबल, यानी आपके माता या पिता में से कोई एक या दोनों अगर एनआरआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एनआरआई स्पॉन्सरशिप कैटेगरी भी यहां पर एलिजिबल है, यानी फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव परमिटेड टू स्पॉन्सर है। यानी इन 6 कैटेगरी के अंदर कोई स्पॉन्सर है तो वो अपने कैंडिडेट को स्पॉन्सर करके इन 5 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यूपी के अंदर ये एकमात्र कॉलेज है, उसके अंदर ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने बताया, फीस का क्राइटेरिया बताया, आपको सारी डिटेल दी। एक एक करके मैंने पूरे 9 राज्य आपके आगे रखे हैं। 2 राज्य गोवा और अरुणाचल, जहां पर 2-2 सीट्स हैं, उसके बारे में मैंने आपको उस शीट में बताया था कि वो टोटल सीट्स हैं, पर मैं उनके बारे में आपको एक कॉलेज के बारे में, उनके कॉलेजेस के बारे में विस्तार से अपने अन्य वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मगर यदि आप इंटरेस्टेड हो अरुणाचल के बारे में या गोवा के बारे में जानने के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हम वो जानकारी भी देंगे। आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर भी हमें कॉल कर सकते हैं यदि गोवा के वो एनआरआई सीट्स, अरुणाचल की वो एनआरआई सीट्स आपकी चॉइस लिस्ट में है तो आप हमें हमारे सपोर्ट नंबर्स पर कॉल कीजिए। कंसल्टिंग एमबीबीएस पेड काउंसलिंग भी देता है। मैं यहां पर स्पेसिफिकली एनआरआई की बात कर रहा हूं तो एनआरआई से संबंधित ही बात करूंगा। अगर आप एनआरआई सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ओनली फॉर 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए पर अवेलेबल है एनआरआई कोटा के लिए, एनआरआई सीट्स के लिए। सो इफ यू वांट दैट वी शुड गाइड यू, we should do complete profiling for you for NRI seats, you can call us at our given support numbers and we'll be happy to serve you. अब जो हमने ये 9 राज्य आपके साथ डिस्कस करे, अब इनके बारे में बताता हूं कि इन NRI सीट्स पर काउंसलिंग कैसे होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि AMU, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की बात कर रहे हैं, उसके अंदर MCC काउंसलिंग कराती है। बाकी के जो अन्य राज्य हैं उन सभी राज्यों में स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा काउंसलिंग होती है। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है
आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। लगभग सभी राज्यों में एनआरआई कोटे के लिए राउंड 1 में आपको अप्लाई करना होगा कि भाई मैंने राउंड 1 में अप्लाई कर दिया। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे और कुछ राज्यों में उन डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा। इस तरीके से पूरी एक प्रक्रिया चलेगी। अब कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो एक एनआरआई को काउंसलिंग के समय या फिजिकल वेरिफिकेशन के समय लगाने होते हैं, आपको किस प्रकार वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं। अब मैं एक एक करके आपको वो डॉक्यूमेंट समझाता हूं जो एक एनआरआई कैंडिडेट को चाहिए। सबसे पहले एनआरआई ओसीआई पीआईओ स्टेटस सर्टिफिकेट चाहिए जो इंडियन एम्बेसी से इशू होगा। दूसरा, कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए विद अ वैलिड वीजा। आपको कॉपी चाहिएगी पासपोर्ट की और वैलिड वीजा चाहिएगा। तीसरा, कॉपी ऑफ एनआरई बैंक अकाउंट चाहिएगा आपको। फोर्थ नंबर पर वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिएगा। जो फॉरेन कंट्री का एड्रेस है जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिएगा। स्पॉन्सरशिप का एफिडेविट स्टेटिंग द रिलेशनशिप ऑफ द कैंडिडेट विद द एनआरआई। एक आपको एफिडेविट चाहिएगा जो स्थापित करेगा रिलेशन विद द एनआरआई and that the sponsor is ready to bear the expenses for the whole duration of study। और ये बताते हुए कि पूरी पढ़ाई के दौरान जो खर्चा होगा उसको वो बियर करने के लिए तैयार है। 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक फैमिली ट्री सर्टिफिकेट चाहिएगा तहसीलदार से, रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप ऑफ द स्पॉन्सर एंड द कैंडिडेट। कि आपका फैमिली ट्री क्या है, तहसीलदार ये बताएगा और बताएगा कि कैसे आप उस एनआरआई स्पॉन्सर से रिलेटेड है। 7th पॉइंट है इक्वलेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। अब ये इक्वलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, आपने अगर 12th स्टैंडर्ड किसी और कंट्री से करी है तो वहां पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो डिफरेंट हो सकता है। इंडिया में सपोज परसेंटेज है, वहां पर परसेंटेज चलता ही नहीं है, वहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है। तो आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के हिसाब से आपको कितने मार्क्स, कितनी परसेंटेज या कौन सी ग्रेड मिली है उस फॉरेन कंट्री में मिली हुई ग्रेड के हिसाब से। मैंने यहां पर स्पेसिफिकली एक नोट दे रखा है, द स्पॉन्सर विद अ स्टूडेंट विजिटिंग वीजा और टेम्परेरी वीजा ऑफ एनी नेचर इज नॉट एलिजिबल टू स्पॉन्सर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी किसी स्टूडेंट या विजिटिंग वीजा पर या टेम्परेरी वीजा पर किसी बाहर देश में है तो वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता आपको। हालांकि वो फर्स्ट डिग्री रिलेशन है मगर फिर भी ही कैन नॉट बी अ स्पॉन्सर बिकॉज उसके पास स्टूडेंट वीजा है या विजिटिंग वीजा है या टेम्परेरी वीजा है। होप ये डॉक्यूमेंट्स जो एनआरआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनको समझ आ गए होंगे और वो ये तैयार करा लें अपने डॉक्यूमेंट्स बिफोर द काउंसलिंग। क्लोजिंग में मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं कि अगर आप एक्चुअल एनआरआई हैं, यानी आप कैंडिडेट खुद एनआरआई हैं या आपके पेरेंट्स एनआरआई हैं या आपके पास एनआरआई सीट स्पॉन्सर करने के लिए कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, तभी आप एनआरआई कोटे के लिए अप्लाई करें, अन्यथा न करें। मेरे पास सैकड़ों फोन कॉल्स आते हैं, सैकड़ों मैसेजेस आते हैं और लोग पूछते हैं कि क्या हम एनआरआई कोटे के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, क्या हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लें जिससे हमारा इस एनआरआई कोटे के अंदर एडमिशन हो जाए। मैं आगाह कर देता हूं, आपको सावधान कर देता हूं, किसी भी काउंसलर के किसी भी प्रलोभन में ना आए, किसी भी एजेंट के किसी भी प्रलोभन में ना आए। किसी फोन कॉल पर, किसी भी मैसेज के माध्यम से यदि आपसे कोई कहता है कि वो आपको इन एनआरआई सीट्स पर एडमिशन दिला देगा, कुछ फीस कम करवा देगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके बनवा देगा, तो इन प्रलोभनों में, इन ट्रैप्स में बिल्कुल भी ना फंसें, क्योंकि ये एक्चुअल ट्रैप्स हैं। कॉलेज कोई भी इन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेगा, कोई भी सीट पर अपनी फीस की बार्गेनिंग नहीं करता है। मगर बहुत से पेरेंट्स काउंसलर्स की बातों में फंस जाते हैं और फीस की बार्गेनिंग की बात को बाय आउट कर लेते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। एक बार ये फेक डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं
तो बच्चे की जिंदगी भर एक तलवार लटकी रहती है, क्योंकि अगर जांच हुई तो डिग्री तो कैंसिल होगी ही होगी, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी और भविष्य पर हमेशा के लिए, आपके बच्चे के भविष्य पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज से निष्कासित होगा, जांच भी बैठेगी, डिग्री भी कैंसिल होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए मेरी आप सभी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी काउंसलर, ऐसे किसी एजेंट की बातों में ना आए जो आपको ये बात कहते हैं कि हम इस कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा के अंदर या एनआरआई कोटा के अंदर आपकी फीस को कम करा देंगे या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास नहीं है वो बनवा देंगे और आपके बच्चे का एडमिशन इन एनआरआई सीट्स पर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी बिवेयर ऑन दीज एस्पेक्ट्स। फिर भी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेरीज अगर आपके दिमाग में हैं, कुछ क्वेश्चंस यदि आपके दिमाग में हैं, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल दीजिए। मैं और मेरी टीम यथासंभव आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।